मैं स्नेहा साहू आज आपको एक बार फिर अपने YouTube स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। तो देखिए आज हम देखेंगे विलियन और उस विलियन के प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रकार है बहुत सारे बेस पर हैं, तो हम आज सबके आधार पर देखेंगे। जैसे यहाँ पर है घटकों की संख्या के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, मिश्रित होने के आधार पर, सांद्रता के आधार पर, विलयन के कणों के आकार के आधार पर, और हम देखेंगे परासरण दाब के आधार पर, टिंडल प्रभाव के आधार पर। ऐसे बहुत सारे बेस के आधार पर हम उसके अलग अलग प्रकार को जानते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विलयन। तो विलयन क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो ये विलेय और विलायक से मिलकर के बना होता है। विलायक जिसकी मात्रा अधिक है, विलेय जिसकी मात्रा कम है, दोनों को मिला दिए तो बन गया विलयन। एक गिलास पानी लिए वो विलायक है, एक चम्मच नमक लिए वो विलेय है, दोनों को घोल दिए बन गया आपका विलयन। ठीक है, ये आप समझ गए। अब घटकों की संख्या के आधार पर ये घटक क्या है जिससे मिलकर वो विलयन बना होता है, वो उसके घटक कहलाते हैं। तो समांगी मिश्रण होते हैं, उसके आधार पर घटकों की संख्या के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुअंगी। नाम से स्पष्ट है। द्विअंगी जिसमें दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है ये? दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। मतलब इसमें दो पदार्थ होते हैं जो पूर्णतः समांगी रूप से मिश्रित होते हैं। ठीक है, ये हो गया। त्रिअंगी ये तीन पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। चतुअंगी चार पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। जिसमें दो पदार्थ होते हैं द्विअंगी, तीन पदार्थ होते हैं त्रिअंगी, चतुअंगी। ये इसको कैसे समझेंगे? जैसे एक विलायक है, इसमें केवल नमक मिला है तो द्विअंगी, पानी और नमक, है ना। और जैसे पानी नमक के साथ आप नींबू भी डाल दिए तो ये आपका क्या हो गया? त्रिअंगी हो गया, क्योंकि इसके साथ आपका तीन चीज मिल गया, पानी, नींबू और नमक, है ना। चतुअंगी अब उसमें अब कुछ और डाल दिया, जैसे नींबू, नमक, शक्कर, कुछ और उसमें जलजीरा वगैरह, जितना आप डालते जाएंगे उतने उसके घटक भाग बनते जाएंगे। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, है ना, फिजिकल स्टेट। तो ये ठोस, द्रव, गैस तीन प्रकार के होते हैं, आपको पता है। गैसीय विलयन, गैसीय विलयन क्या होते हैं? इसमें विलेय और विलायक को देखते हैं। तो ऐसा विलयन, ध्यान से सुनिएगा, आप नोट्स बना सकते हैं। ऐसा विलयन जो द्रव अवस्था गैस अवस्था में प्राप्त किया जाता है उसको गैसीय विलयन कहा जाता है। ऐसा विलयन जिसको गैस अवस्था में प्राप्त किया जाता है उसको गैसीय विलयन कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो विलेय और विलायक की बात करते हैं, विलेय और विलायक, विलेय कुछ भी हो सकता है, जैसे ये हो सकता है ठोस, द्रव या फिर गैस, ये तीनों हो सकते हैं। और विलायक हमेशा कौन से फेस पे रहेगा? ये गैस के फेस पे रहेगा हमेशा, याद रखिएगा। ये लिक्विड, सॉलिड एंड गैस तीनों हो सकते हैं, लेकिन जो विलायक जो पूरा वो हमेशा गैसीय अवस्था में रहेगा। इसीलिए ये जो आपको विलयन प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? गैसीय विलयन प्राप्त होगा। एग्जाम्पल में जैसे आपका वायुमंडल में जो मिश्रित गैसें होती है N2O2, N2O2 और S2, जितने गैस आपस में मिली होती है उनका जो विलयन यहाँ पर बनेगा वो कैसा होगा? गैस विलयन। या फिर गैस के साथ कोई धूल के कण चिपक गए या फिर जलवाष्प के कण चिपक गए, है ना। तो ये सब जो विलयन बनेगा वो क्या होगा? गैसीय विलयन, क्योंकि इसका जो अवस्था है वो गैसीय विलयन के रूप में प्राप्त हो रहा है। द्रव विलयन, तो इसमें भी हम विलेय और विलायक की बात कर लेते हैं। विलेय और विलायक हमेशा याद रखिएगा, विलेय क्या हो सकते हैं? इसमें भी ठोस या फिर द्रव या फिर गैस, इसमें भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो विलायक है वो हमेशा किस अवस्था में रहेगा? द्रव अवस्था में रहेगा। जैसे पानी, पानी के साथ गैस को भी मिला सकते हैं, है ना, सोडा वाटर जैसे मिला रहे हैं। द्रव को भी मिला सकते हैं, द्रव में द्रव को, जैसे दो द्रव को आपस में मिला दिए। गैस को भी मिला सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस, जिसको भी आप इसको मिला रहे हैं, लेकिन विलायक इसमें द्रव अवस्था में रहेगा। ऐसा विलयन जो हमेशा द्रव अवस्था में प्राप्त किया जाता है, द्रव विलयन कहलाता है। जिसमें विलायक हमेशा द्रव अवस्था में होता है, जिसमें ठोस अवस्था में ठोस को घोल सकते हैं, द्रव को भी घोल सकते हैं और गैस को भी घोल सकते हैं। जैसे द्रव में गैस घुली हुई है और द्रव में द्रव घुली हुई है, द्रव में ठोस घुली हुई है, तीनों हो सकते हैं। अब देखते हैं ठोस विलयन। इसमें भी हम विलेय या विलायक की बात कर सकते हैं।
तो जैसे इसमें हम विलेय या विलायक की बात करेंगे, ये विलेय, इसमें भी सेम प्रोसेस होगा कि ये तीनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। लेकिन विलायक किस केस पे रहेगा बताइए, आप खुद गैस कीजिए। यदि गैस विलयन में विलायक गैस है, द्रव विलयन में विलायक द्रव है, तो ठोस विलयन में विलायक क्या होगा? ये होगा आपका ठोस। ठीक है। अब इसके लिए एग्जांपल जैसे आप लेना चाहें तो क्या हो सकता है, जैसे आपका कांसा पीतल है ना, जो कांसा पीतल होता है वो सब इसमें हो सकते हैं, जो दोनों ही ठोस अवस्था में होते हैं। जैसे आपका अमलगम वगैरह हो गया। तो ये तो हो गया आपके भौतिक अवस्था के आधार पर गैसीय विलयन, गैस फॉर्म पे द्रव विलयन और ठोस विलयन। अब हम देखते हैं मिश्रित होने के आधार पर, जो समांगी मिश्रण बना रहे हैं कैसे मिश्रित हो रहे हैं, तो उसके आधार पर ये फिर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका पूर्णतः मिश्रणीय द्रव, जिसमें वे दोनों द्रव आपस में क्या होंगे? पूरी तरह से मिल जाते हैं। जैसे आपका एथिल अल्कोहल और जल, अल्कोहल और जल को मिलाते हैं, पूरी तरह से वे मिल जाते हैं। ऐसे द्रव विलयन को क्या कहेंगे? पूर्णतः मिश्रणीय द्रव कहेंगे। एक होता है पूर्णतः अमिश्रणीय, ऐसे द्रव होते हैं जिसमें विलेय विलायक दोनों को आपस में मिलाते हैं और वो आपस में नहीं मिलते हैं, दोनों की अलग अलग परत बन जाती है। जैसे तेल और पानी का ले लें, बेंजीन और जल का ले लें, तो ये आपस में नहीं मिलते हैं, अलग अलग परत बना करके अलग ही रहते हैं। आंशिक मिश्रणीय, ये दोनों में जब विलेय विलायक की बात करते हैं, दो घटक की बात करते हैं, तो दोनों एक दूसरे से पूर्णतः अलग भी नहीं होते और पूर्णतः समान भी नहीं होते, आंशिक रूप से उसमें मिश्रित होते हैं। जैसे हो गया आपका ईथर और जल, ईथर और जल आंशिक रूप से उसमें मिश्रण होता है। तो ये तो हम 3 प्रकार इसमें देखें, एक घटक की संख्या के आधार पर, दूसरा देखें विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, और हम तीसरा देख रहे हैं मिश्रित होने की अवस्था के आधार पर। अब हम चौथा और पांचवा देखते हैं आगे, ये है सांद्रता के आधार पर। तो सांद्रता के आधार पर क्या होता है? सांद्र क्या होता है? तो विलयन में विलेय के भागों की संख्या को सांद्रता कहा जाता है। उस विलयन में कितना भाग विलेय है उसके आधार पर यहाँ पर हम देखते हैं कितने प्रकार के विलयन पाए जाते हैं। सांद्रता के आधार पर देखेंगे, फिर कणों की स्थिति के आधार पर, फिर कणों के आकार के आधार पर, फिर परासरण के आधार पर देखने वाले हैं। तो सांद्रता के आधार पर विलयन में कितना भाग विलेय है। तो सांद्र विलयन स्टार्ट होता है पहले। तो सांद्र विलयन क्या है? तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय के भागों की संख्या विलायक के भागों की संख्या से ज्यादा होता है, ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होगा? सांद्र विलयन में विलायक की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। विलायक की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जो विलेय है, विलेय की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, मतलब गाढ़ा हो जाएगा। जैसे कि आप पानी लिए हैं, पानी में 8 चम्मच 9 चम्मच शक्कर को घोल रहे हैं, तो वो अब क्या हो गया? गाढ़ा हो गया है। तो इसको क्या कहेंगे हम? सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या है? जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा और विलेय की मात्रा कम हो, ढीला वाला विलयन। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, तनु विलयन में क्या हो जाएगा? विलायक की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, और विलेय की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप क्या लिए, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर लिए, तो विलेय की मात्रा कम है, उसको हम क्या कहेंगे? तनु। ये क्या है? कॉन्क विलयन, याद रखिएगा। ये क्या है? कंसंट्रेशन कॉन्क। ये क्या है आपका? डायल्यूट। ठीक है, तनु विलयन। अब हम इसको जान गए। अब देखेंगे संतृप्त विलयन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड संतृप्त विलयन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जो सांद्र हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। क्यों हमने विलायक में विलेय की मात्रा को मिलाना शुरू कर दिया है। अब एक स्थिति ऐसे आएगी कि विलेय की मात्रा और ज्यादा नहीं खुलेगी। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा को घोला ना जा सके, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। वो पहले से सैचुरेटेड हो चुका है, संतृप्त हो चुका है, अब उसे और अधिक विलेय की मात्रा की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप कैसे लिखेंगे? ऐसा विलयन जिसमें और अधिक, ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय की मात्रा को, विलेय की
मात्रा को घोला न जा सके, है ना। ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय की मात्रा को घोला न जा सके, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे घर में मिठाई बनाते समय क्या बनाया जाता है? चाशनी बनाया जाता है, शक्कर को घोला जाता है और वो क्या हो जाता है? एक बार संतृप्त हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। अब इसके आगे और अधिक शक्कर मिला रहे हैं हम, विलेय की मात्रा मिला रहे हैं, तो अब नहीं घुल रहा है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या है? ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय की मात्रा को घोला जा सके। क्यों? जैसे आपने गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच शक्कर डाला, घुल गया, 2 चम्मच शक्कर डाला, घुल गया, 3 चम्मच शक्कर डाला, घुल गया, 4 चम्मच शक्कर डाला, घुल गया। मतलब जब तक शक्कर घुल रहा है तब तक वो क्या है? आपका असंतृप्त विलयन। क्या है? असंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय की मात्रा घोला जा सके। क्या है इसमें? घोला जा सके। उसमें हम नहीं घोल रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे हैं? घोल सक रहे हैं। घोला जा सके, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन है जिसमें और अधिक विलेय की मात्रा को हम क्या कर रहे हैं? घोल सकते हैं, इसमें नहीं घोल सकते। अति संतृप्त विलयन क्या होगा? अब ये देखिए, तो ऐसा विलयन जो एक बार संतृप्त हो चुका है, जिसमें और अधिक विलेय की मात्रा नहीं घुल रही है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? उसमें उसके ताप या दाब में परिवर्तन कर देंगे, तो हम इसमें थोड़ी सी मात्रा और विलेय को घोल पाएंगे। इसको क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे चाशनी बना रहे थे, उसमें शक्कर डाल रहे थे, लास्ट स्टेज में वो नहीं घुल रहा था, अब क्या किए? थोड़ा सा उसको गर्म कर दिए, हीट कर दिए, ताप को बढ़ा दिए, तो थोड़ी सी मात्रा में और उसमें शक्कर मिला सकते हैं और वो घुल सकता है। तो संतृप्त हुए विलयन के ताप या दाब में परिवर्तन करने पर और थोड़ी सी मात्रा विलेय की मिला सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अति संतृप्त। तो इसको हम क्या कहेंगे? जो आपका संतृप्त विलयन है उसकी हम क्या करेंगे? ताप या फिर दाब में क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे, तो थोड़ी सी मात्रा में और अधिक विलेय की हम इसमें घोल सकेंगे, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन कहेंगे। ऐसा विलयन जो संतृप्त विलयन के ताप और दाब में परिवर्तन करने के बाद थोड़ी सी मात्रा विलेय की और घोल सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। कणों की स्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। कणों की स्थिति के आधार पर कैसे है ये समझ लीजिए। जैसे विलेय है और विलायक है, उस दोनों की स्थिति को हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये विलायक के कणों की संख्या है और इसमें क्या हो रहे हैं? विलेय के कणों की संख्या मिल रही है। तो यदि दोनों के कण समान रूप से मिश्रित हो रहे हैं, इस प्रकार से समान रूप से मिश्रित हो रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। जैसे हम क्या कर रहे हैं? नमक और पानी का मिश्रण। किसका किसका? NaCl और H2O का मिश्रण पूरी तरह से घुल जाता है। विलायक के जो कण है पूरी तरह से मिश्रित हो जाते हैं, समान आकार के होते हैं। लेकिन विषमांगी मिश्रण की बात की जाए तो यहाँ पर जो कणों की स्थिति होती है वो क्या होती है? सामान्य रूप से नहीं होती है। ठीक है, ये सामान्य रूप से नहीं होगी, थोड़ी बहुत आगे पीछे कम ज्यादा इनकी स्थिति रहती है। इस प्रकार से इनकी जो स्थिति होती है सामान्य रूप से नहीं होती, विषमांगी होती है। जैसे हम किसका ले लेंगे? रेत का, सिलिका ले सकते हैं या फिर रेत ले सकते हैं, रेत और जल का मिश्रण। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? विषमांगी हो जाएगी। अब लेंगे कणों के आकार के आधार पर। कणों का जो आकार है, किसका कणों का आकार है? विलेय के कणों के आकार के आधार पर हम देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, जो विलयन है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन विलयन। तो ये जो आपका विलयन होता है, इसमें विलेय के कणों का आकार क्या होता है? 1 mm से छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। जैसे आपका नमक और शक्कर, क्या ले लिए हम? नमक और शक्कर। तो इन दोनों को जैसे घोलते हैं तो यहाँ पर नमक का जो आकार है, कणों का आकार है,
वो कितना होगा, बहुत छोटा होगा, जल के कणों के आकार के बहुत छोटा होगा, दोनों एक दूसरे में पूर्णतः मिल जाएंगे। कितना 1 nm से छोटे उनके कणों का आकार होता है। लेकिन जब हम कोलाइड की बात करते हैं तो कोलाइड का जो विलयन होगा, कोलाइड जो बन जाए रहेगा, उसमें कणों की संख्या को हम देखते हैं तो इनके जो कण की संख्या होते हैं वो 1 nm से 1000 nm के बीच में होते हैं। 1 nm से 1000 के बीच में होते हैं। तो इसके लिए जैसे हम एग्जांपल देखते हैं तो इसके एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं, मिल्क, दूध है ना, दूध है, दूध एक प्रकार का कोलाइड होता है। उसके बाद देखेंगे निलंबन। तो निलंबन क्या है, निलंबन में 1000 nm से भी बड़ा कणों का आकार होता है। जैसे आप एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, इसमें ले सकते हैं H2O, जल में आप क्या मिला दिए, रेत मिला दिए। तो थोड़े टाइम वो उसमें घुलेगा, फिर वो नीचे बैठने लगेंगे और इतने बड़े होंगे कि उनको आप नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। तो निलंबन में कणों का आकार बड़ा होता है, ये निलंबन बन गया। अब लास्ट देखते हैं परासरण के आधार पर। तो परासरण के आधार पर क्या होगा, जैसे एक प्रकार का यहाँ पर विलयन बना हुआ है, ये समपरासरी, अल्पपरासरी, अतिपरासरी। ये पात्र तीनों में रखा गया है और तीनों में विलयन रखा गया है, और तीनों विलयन क्या है, अलग अलग प्रकार से रखे हुए हैं। ये क्या है आपका नॉर्मल विलयन है, ये क्या है आपका सांद्र है, और ये क्या है अति सांद्र है। सांद्रता इनकी बढ़ती जा रही है, विलयन में विलय के कणों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो क्या होगा ये देखिए, इस विलयन में हम क्या रखते हैं, एक कोशिका रखते हैं, क्या रखती है, कोशिका रखती है, और यहाँ पर विलयन भरा हुआ है। तो कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा है और बाहर में जो विलयन है, दोनों की सांद्रता क्या है, समान है। परासरण का मतलब क्या होता है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के कणों का गमन करना क्या कहलाता है, आपका परासरण कहलाता है। और यहाँ पर जो कोशिका है और जो विलयन है, इन दोनों में जो सांद्रता है वो दोनों समान है। तो यहाँ पर यदि हम कोशिका को रख देते हैं तो कोशिका का जो आकार होता है वो क्या हो जाता है, सामान्य रहता है, अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है, सामान्य रहता है या फिर अपरिवर्तित रहता है। लेकिन अल्प परासरी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो कोशिका है, कोशिका के अंदर की सांद्रता और इस विलयन की सांद्रता, उसके बाहर जो विलयन है उसकी सांद्रता क्या होती है, अंतर होती है। इस विलयन की सांद्रता क्या हो जाती है, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है, थोड़ी सी ज्यादा सांद्र होती है। इसीलिए जो यहाँ पर अल्प परासरी और अति परासरी में हम ये देखेंगे कि जो अल्प परासरी होती है उसमें ये जो आपके बाहर की सांद्रता होती है वो कम होती है, और अंदर की सांद्रता यदि ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी मात्रा इस विलायक की कोशिका के अंदर चली जाएगी, तो थोड़ी सी मात्रा में वो फूल जाएगी। और यदि इस कोशिका के अंदर की सांद्रता इस विलायक के सांद्रता से कम है तो थोड़ी सी मात्रा इस कोशिका के द्रवों की निकल करके विलयन की ओर आ जाएगी, तो वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो यहाँ पर जो कोशिका है उसका परिवर्तन क्या हो जाएगा, अल्प परिवर्तन हो जाएगा, अल्प परिवर्तन हो जाएगा। किसका, इस कोशिका का। लेकिन अति परासरी में क्या होगा, कोशिका के अंदर का जो सांद्रण है और ये जो आपका द्रव विलयन भरा हुआ है उसका सांद्रण उसमें बहुत अंतर होता है, जिसके कारण जैसे इसकी सांद्रता कम है, कोशिका की सांद्रता कम है और विलयन की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। ठीक है, कम ज्यादा दोनों को कर सकते हैं। तो जैसे ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, इस कोशिका के जो कण है वो क्या हो जाएंगे, द्रव है वो बाहर आने लगेंगे, और बाहर आने लगेंगे तो ये जो आपका कोशिका है वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि कोशिका के अंदर का जो द्रव था उसकी सांद्रता कम थी, विलयन की सांद्रता ज्यादा थी, परासरण की क्रिया हुई और अंदर से बाहर की ओर कणों का आना हुआ और वो क्या हो गया, सिकुड़ गया। तो ये परासरण के आधार पर है, सांद्रता के आधार पर है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया है। तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ और वीडियो डले हुए हैं, परासरण क्या है, परासरण दाब क्या है, विसरण क्या है, परासरण और विसरण में अंतर क्या है, कोलाइड, विलयन, निलंबन में अंतर क्या है, ये सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जरूर देखिए।